गांधार नरेश के खिलाफ पूरी गांधार की प्रजा भड़क उठी थी। विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया था कि राजा का शासन होने के बावजूद भी प्रजा उसको सिंहासन से हटाने की बात कर रही थी। लेकिन इससे पहले गांधार नरेश कोई प्रतिक्रिया दिखा पाता, किसी को कोई नुकसान पहुंचा पाता, उसके उत्तराधिकारियों ने अपनी तलवार निकाल ली और उसे उसी वक्त बंदी बना लिया। गांधार नरेश को कारागार में डाल दिया गया था। कारागार में खड़े होकर वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं तुम्हारा राजा हूँ, निकालो मुझे यहाँ से बाहर। देखता हूँ कि कब तक मुझे बंदी बना कर रखते हो। जिस दिन बाहर आया ना, उस दिन एक एक को चुन चुन के मारूंगा। गांधार नरेश लगातार पागलों की तरह चिल्ला रहा था। उस पूरे कारागार में सिर्फ उसी की आवाज गूंज रही थी। तभी उसके कान में आवाज पड़ी, अपने ही महल के कारागार में बंद होने का आनंद ही कुछ और ही होता है। मैं सच कह रहा हूँ ना गांधार नरेश। आवाज सुनकर गांधार नरेश शांत हो गया, लेकिन वो अपना सिर सलाखों से टिकाए हुए खड़ा था। अगले ही पल फिर उसने सुना, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मगध को नुकसान पहुंचाने का अंजाम क्या होता है। गांधार नरेश ने अपनी बौखलाई आंखों से सामने की तरफ देखा। उसके पूरे बाल बिखरे हुए थे, वो पूरे पसीने से भीग चुका था। उसके माथे पर लिखा मगध और उसका चेहरा इतना खूंखार नजर आ रहा था कि मानो कोई भूत सामने खड़ा हो। उसके सामने अंतेनाग खड़ा था। उसे देखकर गांधार नरेश ने हुंकार भरते हुए कहा, जो भी कुछ तुमने और तुम्हारे सम्राट ने किया है ना, ये बहुत भारी पड़ने वाला है तुम दोनों को। अंतेनाग निश्चिंत था। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी शिकन के भाव नहीं थे और ना कोई डर। उसने साधारण लहजे में कहा, यदि सम्राट बिंबिसार यहाँ होते तो तुम्हें सलाखों के पीछे देखकर उन्हें भी सुकून मिलता। खैर, हमारे पास तुमसे बात करने का वक्त नहीं है। हम तो तुम्हें यहाँ सम्राट बिंबिसार का संदेश देने आए हैं। कि सुनकर गांधार नरेश ने क्रोध से सलाखों को मजबूती से पकड़ लिया। तो फिर अंतेनाग ने आगे कहा, सम्राट ने कहा है कि एक राजा प्रजा के बिना अधूरा होता है। तुमने मगध की प्रजा को मारने की कोशिश की थी और हमने तुम्हारी ही प्रजा को तुम्हारे खिलाफ कर दिया। अब मरते दम तक इसी कारागार में बंद रहोगे। गांधार नरेश निशब्द हो चुका था। जाते जाते अंतेनाग ने उसे बताया कि उसने उसके उत्तराधिकारियों के साथ समझौता भी कर लिया है, जिसमें गांधार नरेश को कारागार में बंद करने का उपहार राज सिंहासन होगा और आजीवन मगध के साथ मित्रता के संबंध रहेंगे। इसके बाद अंतेनाग वहां से चला गया और वो गांधार नरेश किसी लाचार की तरह उस सलाखों में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो गया था। पूरे 2 दिन बीत चुके थे। सभी बांध दोबारा खोल दिए गए थे। मगध का जनजीवन पहले की तरह फिर से शुरू हो गया था। आम्रपाली जिस गांव में थी, उस गांव में भी लोग लगभग ठीक हो चुके थे। आम्रपाली, विशाखा, सोम और राजकुमारी महल वापस लौटने की तैयारी में थे। आम्रपाली के चेहरे पर एक अलग सी ही खुशी की लालिमा बिछी हुई थी। राजकुमारी अपना सामान लेकर उसके पास आई। उस वक्त आम्रपाली गांव के छोटे छोटे बच्चों को कुछ उपहार दे रही थी। राजकुमारी ने उससे चलने के लिए कहा। आम्रपाली उन सभी बच्चों को उनका ख्याल रखने का कहकर वहां से चली गई। गांव के अंदर के लोग एक एक करके आम्रपाली से मिल रहे थे। सभी ने हाथ जोड़कर आम्रपाली का धन्यवाद किया। सबसे शुरुआत में जो महिला बुजुर्ग उससे मिली थी, वो एक बार फिर सामने आई और आम्रपाली के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, सौभाग्यशाली है सम्राट जो तुम उनके जीवन में हो। तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। इसके बाद सभी आम्रपाली की जय जयकार करने लगे। आम्रपाली की जय हो, आम्रपाली की जय हो। उन लोगों से विदा लेते समय आम्रपाली की आंखें भर आई थी। उसने कहा, आप लोगों ने मिलकर हमारा साथ दिया, इसके लिए हम हमेशा आप सभी के आभारी रहेंगे। इतना सारा समय कब गुजर गया पता ही नहीं चला। उम्मीद करते हैं आप सबसे दोबारा मुलाकात होगी। आम्रपाली के लिए वो सब एक परिवार की तरह बन चुके थे, जिनसे दूर जाने की तकलीफ उसे सता रही थी। आम्रपाली की जय जयकार के जोर जोर से नारे लग रहे थे। धीरे धीरे करके आम्रपाली गांव के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ रही थी और पूरा गांव उसके पीछे पीछे आ रहा था। जैसे ही वो मुख्य द्वार के पास पहुंची, उसने देखा सामने मगध के ढेर सारे सैनिक 2 अलग अलग पंक्ति में खड़े हैं। उन सब के बीचों बीच मुख्यमंत्री वसुदेव और उनके पीछे एक बड़ा सा रथ खड़ा था। मुख्यमंत्री वसुदेव को देखकर आम्रपाली असमंजस्य में थी। अब तक आम्रपाली मुख्यमंत्री वसुदेव से एक बार भी नहीं मिली थी। वो उलझन में थी। विशाखा, जो कि आम्रपाली के साथ ही थी,
उसने मुख्यमंत्री वसुदेव के बारे में उसे बताया। तभी मुख्यमंत्री वसुदेव अपने घोड़े से उतरकर आम्रपाली के पास आए। उन्होंने आदर भाव के साथ आम्रपाली के सामने सिर झुकाकर उसका अभिवादन किया और कहा, देवी आम्रपाली, आज आपके दर्शन करके हम धन्य हो गए। लोगों के मुख से आपकी सराहना तो सुनी थी, लेकिन किस हद तक लोग आपको अपना मसीहा समझ रहे हैं कि आज हमने अपनी आंखों से स्वयं देख भी लिया। आम्रपाली ने भी मुख्यमंत्री वसुदेव के सामने हाथ जोड़े और कहा, मुख्यमंत्री वसुदेव जी, आपको भी हमारा सादर प्रणाम। लेकिन आप यहाँ अचानक? हमारा मतलब है कि आपके आने की वजह हम समझ नहीं पाए। मुख्यमंत्री वसुदेव ने सकारात्मक मुस्कान लाते हुए कहा, देवी आम्रपाली, राजमाता स्वयं आपको लेने आई हैं। राजमाता स्वयं लेने आई हैं? ये सुनते ही आम्रपाली आश्चर्यचकित हो उठी। उसके चेहरे पर उसकी हैरानी के भाव साफ दिखाई पड़ रहे थे। राजकुमारी और विशाखा को भी यकीन नहीं हो रहा था। उन सब ने एक साथ उस रथ की तरफ देखा। तभी राजमाता उस रथ के पीछे खड़ी पालकी से बाहर आई। राजमाता को देखकर आम्रपाली की आंखों में डर भी था और हैरानी के भाव भी। वो मन ही मन सोच रही थी कि राजमाता से वो क्या बोलेगी। हमेशा की तरह अपने सफेद रंग की साड़ी में माथे पर पीले रंग का तिलक लगाकर राजमाता गंभीर भाव लिए आम्रपाली की तरफ बढ़ रही थी। उन्हें देखकर आम्रपाली का गला अब सूखने लगा था। राजमाता को अपने गांव में पधारते हुए देख गांव वाले राजमाता की जय जयकार करने लगे। उनके सम्मान में सिर झुकाकर घुटनों के बल बैठ गए। विशाखा भी तुरंत घुटनों के बल बैठ गई। आम्रपाली के चेहरे पर पसीने की बूंदें छलक आई थी। तभी राजमाता उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उन्हें अपने सामने देखकर आम्रपाली जैसे सुध-बुध खो बैठी थी। राजकुमारी और सोमने दोनों ने ही हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। उन्हें अभिवादन करते हुए देखकर आम्रपाली को भी याद आया और वो भी घबराते हुए तुरंत राजमाता का अभिवादन करते हुए कहती है, प्रणाम राजमाता। राजमाता ने सबका अभिवादन स्वीकार किया और सभी को उठने का इशारा किया। इशारा मिलते ही पूरे गांव वालों के साथ साथ विशाखा भी उठकर वापस अपनी जगह पर खड़ी हो गई। गांव के मुखिया तुरंत राजमाता के सामने आए और उनके आने की वजह पूछते हुए कहते हैं, राजमाता आप यहाँ? हमसे कोई त्रुटि हो गई क्या? तो राजमाता ने अपने हाथ दिखाकर उसे शांत रहने का इशारा किया और आगे कुछ भी नहीं बोलने दिया। उनके चेहरे के भाव ऐसे थे कि कोई भी समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है। वो मन ही मन क्या सोच रहे हैं। एक तरफ राजमाता आम्रपाली को लेने उसके गांव पहुंची थी, तो दूसरी तरफ सम्राट को आम्रपाली के महल वापस आने का बेसब्री से इंतजार था। सम्राट अब पूरी तरह से ठीक थे। वो भी राजमाता के साथ आम्रपाली को लेने जाना चाहते थे, लेकिन राजमाता ने उन्हें रोक दिया और खुद आम्रपाली को लेने उस गांव गई। आम्रपाली के महल वापस आने की खुशी में सम्राट भी पूरे राजमहल को किसी दुल्हन की तरह सजवा रहे थे। पूरा राजगृह आम्रपाली के स्वागत की तैयारियों में जुटा था। अंतनाग भी महल वापस आ चुका था। उसने गांधार नरेश के बारे में सब कुछ सम्राट को बता दिया था। गांधार नरेश का खतरा मगध से टल चुका था। अब इंतजार था तो आम्रपाली और सम्राट के विवाह का, जहां सभी के लिए आम्रपाली का वापस लौट कर आना किसी उत्सव से कम नहीं था। वहीं राजमहल के आखिरी छोर पर खड़ी रानी कौशला देवी की आंखें सूजी हुई थी। वो अपनी आंखों में किसी प्रतिशोध की ज्वाला लिए पूरे राजगृह और सम्राट की तरफ देख रही थी। तभी त्रिलोक सिंह उसके पास पहुंचा और उसे सांत्वना देते हुए कहा, ये क्या बहन, अभी भी आंसू बहा रही हो? कौशला देवी ने कठोर स्वर में कहा, हमें तकलीफ देकर पूरे राजगृह में आज उत्सव मनाया जा रहा है। हमें हमारे पुत्र से दूर करने की धमकी दी गई है और आप कह रहे हैं कि हम शांत बैठ जाएं। इतना कहकर रानी कौशला देवी त्रिलोक सिंह की तरफ पलटते हुए कहती है, भाई किसी भी तरह से हमें ये सब कुछ रोकना होगा, अन्यथा हम पागल हो जाएंगे। कहते हुए रानी कौशला देवी की बेचैनी बढ़ने लगी। तब त्रिलोक सिंह ने कहा, हमारा भांजा अजात शत्रु अब बच्चा नहीं रहा बहन। कुछ ही महीने में उसकी शिक्षा पूर्ण हो जाएगी और वो गुरुकुल से वापस महल आ जाएगा। और भूलिए मत, अजात शत्रु के हृदय में सम्राट की क्या जगह है। अजात शत्रु के बारे में सुनकर रानी कौशला देवी के हृदय को ठंडक मिल रही थी। उसने उम्मीद भरे स्वर में कहा, हमें उसके आने की प्रतीक्षा है। जानते हमारे पुत्र हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन भाई कुछ तो करना होगा ना, अन्यथा उस आम्रपाली की वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कुछ तो करना होगा ना भाई। कौशला देवी की स्थिति ठीक नहीं थी।
जिसे त्रिलोक सिंह देख नहीं पा रहा था। अपनी बहन को उसने सांत्वना देने की कोशिश की और मन ही मन एक कठोर निर्णय लेते हुए कहा, बहन, अब तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अब जो करेंगे हम करेंगे। हम तुम्हें और अपने भांजे को कभी अलग नहीं होने देंगे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। एक तरफ रानी कौशला देवी और त्रिलोक सिंह क्या सोच रहे थे, तो दूसरी तरफ गांव में आम्रपाली को लेने गई राजमाता ने अपनी कड़क आवाज में आम्रपाली से कहा, घबराओ मत, हम आज तुम्हें अपमानित करने या डांटने नहीं आए हैं, परंतु अपने साथ तुम्हें वापस महल ले जाने आए हैं। इतना कहकर राजमाता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उनके मुस्कुराते ही सभी ने चैन की सांस ली, लेकिन अभी भी आम्रपाली सोच रही थी कि वो मुस्कुराए या फिर ना मुस्कुराए। तब राजमाता ने एक ममता के साथ उसके माथे पर हाथ फेरा। यह एहसास आम्रपाली के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं था। तभी राजमाता ने कहा, हमें क्षमा करना पुत्री, हमने तुम्हें बहुत गलत समझा। हम तो तुम्हारी परीक्षा लेने वाले थे, लेकिन तुमने तो बिना परीक्षा दिए ही उसमें सफलता हासिल कर ली। हमें तुम पर गर्व है। राजमाता की बातों से आम्रपाली का हृदय भावुक हो गया। उसकी आंखों में आंसू अपने आप ही छलक पड़े। उसे इस तरह से रोते हुए देखकर राजमाता ने फिर से गंभीर चेहरा बनाया और कहा, अब यहाँ खड़े होकर रोते रह जाओगी या फिर हमारे साथ महल भी वापस चलोगी? आम्रपाली ने जल्दी से अपनी आंखों से आंसू पोंछे और एक भोली सी मुस्कान लिए कहा, क्षमा करना राजमाता, आज बहुत दिनों बाद हमें हमारी गुरु माँ अम्बे की याद आ गई। वो भी अक्सर इसी तरह हमारे सिर पर अपना हाथ फेरा करती थी। आम्रपाली की बातों ने राजमाता के हृदय को प्रभावित कर दिया। वो वहां आम्रपाली से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कुछ बोल ही नहीं पाई और अपनी पालकी की तरफ बढ़ गई। आम्रपाली भी उनके पीछे पीछे जाकर उस रथ में सवार हो गई। एक खुशनुमा विदाई के साथ आम्रपाली महल की तरफ बढ़ी। वो जिस गांव से होकर गुजर रही थी, वहां पहले से ही उनके आने की खबर कर दी गई थी। हर जगह आम्रपाली, राजमाता और सम्राट के जय जयकारे हो रहे थे। ये सब कुछ देखकर आम्रपाली को खुशी की अनुभूति हो रही थी कि वहां अब सब कुछ ठीक है। तो वहीं राजमाता उस जयकारे को सुनकर प्रफुल्लित हो रही थी। वो पालकी के पर्दों को हटाकर लोगों की तरफ देख रही थी। तभी मुख्यमंत्री वसुदेव उनकी पालकी की तरफ आए और कहा, ये पूरा दृश्य देखकर आज हृदय गदगद हो उठा है राजमाता। हमारे सम्राट की दो रानियां हैं, उसके बावजूद भी किसी की जय जयकार मगध में क्या, राजगृह तक में नहीं हुई। लेकिन आज आम्रपाली ने पूरे मगध में अपने नाम का परचम फहरा दिया है। उन्होंने सम्राट का और आपका नाम भी ऊंचा कर दिया है। वहीं सोम अपने घोड़े के साथ सबसे पीछे चल रहा था। उसे अकेला देखकर राजकुमारी उसके पास आई। वो उससे बात करने की कोशिश करते हुए कहती हैं, सोम, तुम ठीक हो ना? सोम ने राजकुमारी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। राजकुमारी उसकी भावना समझ रही थी। उन्होंने विनम्र होकर कहा, हम जानते हैं तुम हमसे नाराज हो, लेकिन हम जो भी कुछ कर रहे हैं ना, तुम्हारे हित के लिए कर रहे हैं। कुछ ही देर में हम मगध में होंगे सोम। तुम सम्राट से अपनी माँ के बारे में पूछ सकते हो। राजकुमारी की बातें सुनने के बाद सोम ने रूखेपन से जवाब दिया और आगे बढ़ गया। हमें क्या करना है और क्या नहीं, अब आप हमें कुछ भी नहीं सिखाएंगी राजकुमारी। हमने आपको अपने जीवन में आने दिया, ये हमारी सबसे बड़ी भूल थी। इतना कहकर सोम वहां से चला गया, लेकिन पीछे पीछे राजकुमारी ने खुद से कहा, हम जानते हैं जैसे ही तुम्हें तुम्हारी माँ का सच पता चलेगा, तुम अपना सारा गुस्सा भूल जाओगे और फिर पहले की तरह सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी तरह काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद सभी राजगृह पहुंचे। जैसे ही उन सभी ने राजगृह के दक्षिणी द्वार में प्रवेश किया, आम्रपाली पर फूलों की बौछार होने लगी। पूरे रास्ते को फूलों से सजा दिया गया था। जैसे जैसे आम्रपाली का रथ आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे ढोल नगाड़ों की आवाज आगे बढ़ती जा रही थी। रास्तों के आजू बाजू लोग खड़े थे और आम्रपाली की जय जयकार कर रहे थे। पूरा राजगृह आम्रपाली के नाम से गूंज रहा था, लेकिन आम्रपाली की नजरें बेसब्री से सम्राट को ढूंढ रही थी। दूर दूर तक सम्राट कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। वो अपने मन में कहती है, क्या सम्राट अभी भी ठीक नहीं हुए? लेकिन विशाखा ने तो बताया था कि वो ठीक हो चुके हैं, पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। फिर हमें लेने क्यों नहीं आए? आम्रपाली की बेचैनी अंदर ही अंदर बढ़ रही थी। वो लोग महल के मुख्य द्वार के पास पहुंचे। पूरे महल को दुल्हन की तरह फूलों से सजाया गया था, लेकिन आम्रपाली को इन सभी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इन सबसे कोई मतलब नहीं था। वो तो बस सम्राट से मिलना चाहती थी। आखिर कहाँ गए थे सम्राट? क्या आम्रपाली का स्वागत सही सलामत हो पाए?